आपने नोटिस किया होगा कि फेमिनिज्म को आजकल के फैशनेबल प्रोटेस्ट में हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद से कॉन्ट्रास्ट कराया जाता है बाय चॉइस। हिजाब पहनकर रेडिकल फेमिनिस्ट आंदोलन से दीदी बताती हैं कि नारीवाद को बढ़ाना है तो हिंदुत्व को खत्म करना होगा। मैं किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर रही, पर जब मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में भी ऐसे विजुअल्स आ रहे होंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच भारत में महिलाएं अशिक्षित, पीड़ित और घर की चारदीवारी में कैद थी? इस सवाल का जवाब हमारे अपने इतिहास में है, और वह इतिहास ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की किताबों में नहीं बल्कि हमारे अपने वेदों और उपनिषदों में मिलता है। बस इसीलिए आज हम एक बार फिर भारतीय इतिहास के पन्नों को खोलकर सच्चाई देखना चाहते हैं और ये भी समझेंगे कि ये झूठा विचार आखिर किसने फैलाया। नमस्कार, मैं हूँ सताक्षी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर राज कर रहा था, उन्होंने भारतीय समाज को पिछड़ा दिखाने की कोशिश की ताकि अपने शासन को सभ्यता लाने वाला बताया जा सके। व्हाइट मैन बर्डन, जिन्हें अपने सो कॉल कल्चर और प्रोग्रेस को भारत में इंपोर्ट करना था। मजे की बात यह है कि जो ब्रिटिशर्स भारत को पिछड़ा कह रहे थे और भारत में महिलाओं को आज़ादी देने की बात कर रहे थे, उनके अपने देश में 1918 तक महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन फिर भी वामपंथी इतिहासकार हर मौके पर हमें ज्ञान देकर जाएंगे कि महिला अधिकार और महिला शिक्षा के लिए हिंदुत्व एक चुनौती है, क्योंकि ऐसे लोगों को ब्रिटिश शिक्षा और उसी इकोसिस्टम की फंडिंग की फिक्स डिपॉजिट मिल चुकी है, जिसका इंटरेस्ट वे जीवन भर चुकाएंगे। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद सच तक पहुंचे, क्योंकि सच तक जाने का हाईवे हो ना हो, एक रास्ता जरूर होता है और ये रास्ता खोजना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में लिखा था कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता या अधिकार नहीं थे। इसी तरह थॉमस मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा नीति बनाई, उसने ब्रिटिश संसद में कहा, हमें भारत में ऐसे लोग तैयार करने हैं जो रंग रूप से भारतीय हों पर सोचने समझने में अंग्रेज हो। अर्थात उन्हें भारतीयों को ये विश्वास दिलाना था कि उनकी अपनी परंपरा अंधकार में थी और प्रकाश केवल पश्चिम से आया। और देखिए ना, ये सब करने में वो साकार भी हुए। आज भी सोशल मीडिया पर वामपंथियों द्वारा इस तरह की बातें होती रहती हैं कि भारत में पहले महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, फिर अंग्रेज आए जिन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि भारत में शिक्षा और ज्ञान की परंपरा इतनी पुरानी थी कि जब यूरोप अंधकार युग में था, तब यहाँ महिलाएं वेद पढ़ रही थी। चलिए आपको उस वैदिक काल में लेकर चलते हैं जब महिलाएं ऋषिकाएं थी, लगभग 4000 साल पीछे। वेदों का युग, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसके कई मंत्र महिलाओं ने रचे हैं। इतिहासकार नंदिता कृष्ण के अनुसार ऋग्वेद के 17 ऋषि स्त्रियां थी, जिन्हें ऋषिकाएं कहा गया। इनमें थी रोमशा, लोपमुद्रा, अपाता, कद्रु, विश्ववारा, घोषा, जूहू, वागमृणी, पोलोमी, जारिता, श्रद्धा, कामायनी, उर्वशी, यमी, इंद्राणी, सावित्री और देवयानी। सामवेद में भी 4 और महिला ऋषिकाओं का नाम आता है। इसका मतलब है कि महिलाएं न केवल वेद पढ़ती थी बल्कि उन्हें रचती भी थी। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि वेद काल में 2 प्रकार की छात्राएं होती थी। एक ब्रह्मचारिणी, जो विवाह से पहले वेद और विद्या की शिक्षा लेती थी, और दूसरी ब्रह्मवादिनी, जो जीवन भर ज्ञान और सत्य की खोज में लगी रहती थी। इसमें लड़कियों को भी लड़कों की तरह उपनयन संस्कार, जन्य संस्कार मिलता था। वह वेदों का अध्ययन करती थी, यज्ञों में भाग लेती थी और तर्क वितर्क यानी डिबेट में हिस्सा लेती थी। प्राचीन ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक ऐसा संस्कार भी वर्णित है जिससे एक पंडिता कन्या के जन्म की प्रार्थना की जाती थी। वेद कहते हैं शिक्षित कन्या का विवाह शिक्षित पुरुष से ही होना चाहिए। ऐसे में ये प्रमाण दिखाते हैं कि ये शिक्षा का अधिकार कभी भी लिंग पर निर्भर नहीं था। हिंदू धर्म में महिलाएं हमेशा से ही बराबरी पर रही हैं।
इसे समझने के लिए हम नंदिता कृष्ण द्वारा लिखित गार्गी अ विमेन द इक्वल ऑफ मेन वाले एक प्रेरणादायक प्रसंग पर गौर करेंगे। माता सीता के पिता विदेह के राजा जनक ने एक विशाल सभा बुलाई थी, जहां देश भर के ज्ञानी, ऋषि और दार्शनिक एकत्र हुए थे। वहां मुख्य बहस हो रही थी महान ऋषि याज्ञवल्क्य से। अब सभा में अचानक एक स्त्री खड़ी हुई, वह थी गार्गी वाचक्वन्दी। गार्गी ने खुले मंच पर याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, ये आकाश किससे व्याप्त है? उन्होंने उत्तर दिया, वायु से। गार्गी ने अगले प्रश्न किया, वायु किससे व्याप्त है? उत्तर मिला, आकाश से। इस तरह उन्होंने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखी, जब तक याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, इससे आगे तुम्हारा मास्टिक फट जाएगा, क्योंकि तुम उस ब्रह्म की सीमा पर पहुंच चुकी हो। सभा में उपस्थिति सभी विद्वान गार्गी के ज्ञान से प्रभावित हुए। राजा जनक ने स्वयं कहा कि आज के ज्ञान यज्ञ में गार्गी किसी से कम नहीं। ऐसे में क्या ये घटना नहीं बताती कि भारत में महिलाएं न केवल पढ़ती थी, बल्कि फिलोसॉफिकल डिबेट्स भी करती थी। गार्गी की तरह मैत्री, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ज्ञान के लिए जानी जाती थी। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि वे संन्यास लेने जा रहे हैं और अपना धन दोनों पत्नियों में बांट देंगे, तो मैत्री ने पूछा, यदि ये धन मुझे अमृतत्व नहीं दे सकता तो इसका क्या लाभ? याज्ञवल्क्य ने तब उन्हें आत्म और ब्रह्म के रहस्यों का ज्ञान दिया। ये संवाद मैत्री ब्रह्मांड के नाम से प्रसिद्ध है। मैत्री का ये प्रश्न दर्शाता है कि वे भौतिक सुख से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में थी। ये वही काल था जब यूरोप में महिलाओं को पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी। देखा जाए तो वेदों और उपनिषदों में ऐसी अनेक महिलाओं का उल्लेख है जो विद्वान, कवयित्री और शिक्षिका थी, जैसे लोपामुद्रा, जिन्होंने अपने पति अगस्त्य ऋषि के साथ वैदिक स्तोत्र रचे, विश्ववारा, जिनके नाम से ऋग्वेद में मंत्र हैं, घोषा, जिन्होंने ईश्वर से स्वास्थ्य और प्रेम की प्रार्थना वाले सूक्त लिखे, अपाला, जिन्होंने जीवन और प्रकृति के रहस्यों पर कविताएं लिखी। संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि ने भी लिखा है कि महिलाएं वेद पढ़ती थी और छात्र कहलाती थी। स्त्रोत सूत्र और ग्रहण सूत्र में कहा गया है कि पत्नी यज्ञ में पति के साथ समान रूप से मंत्र पढ़ती थी, और पूर्व मीमांसा दर्शन में महिलाओं को पुरुषों के समान धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। बुद्ध का समय आया, तब भी महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता मिली। भगवान बुद्ध की सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी पहले भिक्षुणी बनी और महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना की। अक्का महादेवी, कुंडलकेशा, अम्बपाली जैसी महिलाएं बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं में ज्ञान और धर्म का प्रचार करती थी। तब भारत में नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी अध्ययन करती थी। फिर आता है मध्यकाल, जब स्थिति बदली, धीरे धीरे समय बदला। विदेशी आक्रमणों, युद्ध और अस्थिरता के कारण समाज अधिक डिफेंसिव हो गया। महिलाओं की सुरक्षा के डर से उन्हें घर में सीमित होना पड़ा। इस्लामिक आक्रांताओं के आतंक की चपेट में सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा आई, क्योंकि बहन बेटियों को आतंकाओं से बचाने के लिए समाज को डिफेंसिव होना पड़ा। लेकिन ये धर्म की शिक्षा नहीं थी, ये परिस्थिति का परिणाम था। वेद या उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत को अंधकार में दिखाने के लिए महिलाओं की स्थिति को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज महिलाओं को शिक्षित नहीं करता, पर वास्तव में उन्होंने हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया। गुरुकुल, पाठशालाएं, आश्रम सब खत्म कर दिए और फिर कहा, देखो भारतीय अशिक्षित हैं, हम उन्हें पढ़ाना सिखाएंगे। ये वही मानसिकता थी जिससे उन्होंने हमें अपनी संस्कृति पर ही शर्मिंदा कर दिया। इसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मध्यकाल में भी भारत की महिलाओं ने हार नहीं मानी। भक्ति आंदोलन के दौरान मीराबाई, अक्का महादेवी अंडाल जैसी महिलाएं भक्ति और शिक्षा की मशाल बनी। उन्होंने कविता, संगीत और भक्ति के माध्यम से समाज को समानता और आत्मसम्मान का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी हमारे ग्रंथों में दर्ज है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, वेदों के अनुसार स्त्रियों का विद्यन का समान अधिकार है। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की। उसमें भी उन्होंने लिखा कि तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, तुम्ही प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मां शक्ति,
हृदय तुम्ही माँ भक्ति तामोरेई प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। यही वंदे मातरम अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इन स्वतंत्रता सेनानियों में पुरुष तो थे, साथ ही साथ महिलाएं भी थी। तो अब जरा सोचिए, क्या ये सच नहीं कि भारत में महिलाओं को शिक्षा हमेशा से मिलती थी? हाँ, कुछ कालखंड ऐसे आए जब परिस्थितियां बदली, लेकिन धर्म, संस्कृति और वेदों की मूल भावना हमेशा बराबरी की रही। ब्रिटिशों ने हमें शिक्षा नहीं दी, बल्कि हमारा आत्मविश्वास छीन लिया। भारत की बेटियां कभी अबला नहीं थी, वे ज्ञानी और बलशाली थी, जो ब्रह्म को समझती थी, मंत्र रचती थी और ज्ञान की रोशनी से युगों को आलोकित करती थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सिर्फ धार्मिक कथन नहीं, बल्कि ये भारतीय समाज की मूल आत्मा है, जो कहती है कि नारी और पुरुष दोनों ही शिक्षा, ज्ञान और सम्मान में सम्मान है। इसीलिए महिला अधिकार के लिए खतरा हिंदुत्व नहीं, वो कट्टर नारीवाद है, जो महिला की डिग्निटी को डिनाई करता है, जो महिलाओं के शौचालय में महिला के तौर पर आइडेंटिफाई करने वाले पुरुष को जाने देने के लिए लड़ाई लड़ता है। जैसे इस्लामिक आक्रांताओं के कारण महिलाओं की सार्वजनिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, वैसे ही महिला स्पोर्ट्स से लेकर महिला वॉशरूम तक खुद को महिला बताने वाले पुरुष दिखने लगेंगे तो वो समय दूर नहीं जब माँ बाप बच्चियों को स्कूल भेजने से कतराएंगे। हिंदू संस्कृति ने महिलाओं को विदुषी बनाया और आज सोशल मीडिया पर ही विदुषियों के देश में स्वयं को क्या लिखने की होड़ शुरू हुई है, वो तो आपने देखा ही होगा। ये उसी विचार का निचोड़ है जो बताना चाहता है कि भारत में महिलाओं को शिक्षा कभी मिली ही नहीं, लेकिन यहाँ सच आपके सामने और सोचना आपका कर्तव्य। धन्यवाद।